स्वागत है आप सभी का अनअकैडमी पर। मैं हूं अंकित अवस्थी। कैसे हैं आप? होपफुली आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। वेरी गुड मॉर्निंग मुकुल, अभिषेक, अंकित, धीरज, सोलंकी, प्रिया, दीपक, अमित कुमार, संदेश, गीतिका, शालिनी, मंटू, निखिल, रिचा। पेगासस को लेकर एक इवनिंग में सेशन बना दीजिए। बेटा मैंने कर दिया है ऑलरेडी, इसके ऊपर ले चुका हूं मैं। पेगासस के बारे में रिचा मैंने ऑलरेडी एक सेशन कर दिया है कि क्या पत्रकारों की जासूसी करवा रही है सरकार, ऐसा करके मैंने 2 दिन पहले सेशन किया है। आप देख लीजिए उसे, एक बार कर चुका हूं मैं। अशोक कुमार सर, आपसे एक रिक्वेस्ट है सर, आप आरपीएससी सेक्शन अपने क्लास में कर रहे हैं। वेरी गुड मॉर्निंग। हाँ जी, बहुत बढ़िया। आकाश, ऋषभ, जो फर्स्ट टाइम लाइव है उन सभी का स्वागत है। वेरी वार्म वेलकम। और शुरू करेंगे आज के सेशन को। और आज के सेशन में जैसा कि आप सभी को ज्ञात है कि आज डाउट सेशन भी है, तो अगर आपको डाउट सेशन में कुछ पूछना है मुझसे, है ना, तो आप मुझे बता सकते हैं, कॉल करना है तो। हाँ जी, हाँ जी। तो आज के सेशन में जैसा कि आप सभी को ज्ञात है, मैंने पहले आपको नेशनल इनकम की बात की थी जो हमने पहले पढ़ लिया था, और आज बैंकिंग वाला जो पार्ट है हम लोगों का, वो पढ़ना है हम लोगों को। तो ये दोनों पार्ट जो है आज डिस्कस होने वाले हैं, है ना। आईपीओ क्या होता है, आईपीओ समझा देंगे, मतलब अलग से अगर करना होगा तो एक सेशन इंफॉर्मेटिव ले आएंगे स्टॉक मार्केट के ऊपर, हालांकि उसके ऊपर कुछ ज्यादा आता नहीं है ना। आरएएस के लिए क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन चाहिए, है ना। हाँ, अदर स्टेट वाले आरएएस फिल कर सकते हैं क्या? अमित, बिल्कुल कर सकते हैं। ये जो भी क्वेश्चन आरएएस से संबंधित है ना, कि आरएएस के लिए क्या कुछ करना है क्या नहीं करना है, इसके लिए मैं अलग से एक सेशन ले आऊंगा। इस क्लास में आरएएस के बारे में ना पूछें। डाउट जो आपका पूछना है वो पढ़ाई से संबंधित पूछे, है ना। मतलब इसको इसी चीज के लिए रहने दें, वैसे भी मुश्किल से 40 मिनट पढ़ने के लिए मिलती है ना। तो मुद्दा ये है कि आप जितने भी विद्यार्थी आरएएस से संबंधित जानकारी चाह रहे हैं, इनके लिए मैं एक दिन सेशन अलग से ले आऊंगा, है ना। और इवन आज ही इवनिंग में मैं सेशन लेके आ जाऊंगा आपके लिए, ठीक है। तो आप उसके लिए चिंता ना करें, ठीक है। हाँ, जिनको भी जो भी प्रश्न पूछना है, मैं उसके बारे में आपको जितनी भी क्वेरी है आपकी, क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते, वो सब ले आऊंगा, ठीक है। तो इस वाले सेशन में आप कृपया करके इस चीज को ना मिक्स करें, वो आपके लिए भी ठीक रहेगा, मेरे लिए भी ठीक रहेगा, क्योंकि ये सेशन जब हमारा पढ़ाई के लिए बना हुआ है तो पढ़ाई करने, दो चीजों को मिक्स ना करें। A4 कब तक मिलेगी? A4 बेटा यहीं से डाउनलोड कर सकते हैं, है ना, यहीं से डाउनलोड कर सकते हैं। मतलब एक तो कंटेंट यहीं से डाउनलोड कर सकते हैं, और अगर कंटेंट डाउनलोड नहीं करना है तो इस पूरे कंटेंट का A4 बना करके मैं आप लोगों को उपलब्ध कराता हूं जब सेशन पूरा हो जाता है, ठीक है। गुरुदेव, जिनके शॉपकीपर सर नहीं ले रहे हैं वो लोग सर पर्सनली परचेज कैसे करेंगे? वो रिचा हम पहुंचवा देंगे, वो भी आपको उसी नंबर पर कह के कॉल करके बता देना है, वो भी सब बातें जानकारी। देखिए, यहां पर आपको अगर कुछ पूछना है मुझसे, कृपया करके इसी सेशन के बारे में जानकारी लें, है ना। इंडियन इकोनॉमी के बारे में कुछ पूछना हो तो बताएं, अदरवाइज हम सेशन को शुरू करते हैं, ठीक है। हाँ भाई, एक बच्चे का बर्थडे है, उनको जीवन की बहुत सारी शुभकामनाएं। मयंक, हैप्पी बर्थडे भैया, हैप्पी बर्थडे। आप सभी को जीवन की बहुत सारी शुभकामनाएं। हाँ जी, तो जैसा कि आप सभी को ज्ञात है कि हम लोगों ने आप लोगों के साथ में जब नेशनल इनकम शुरू किया था, तो सबसे पहला पॉइंट हम लोगों का डिस्कशन का था कि जीडीपी क्या होती है। और जीडीपी के अंदर जब हमने बात करना शुरू किया था तो हमने पॉइंट बनाया था सबसे पहले, और वो क्या पॉइंट बनाया था कि भाई कैसे जीडीपी कैलकुलेट करें विद इन ए बाउंड्री, है ना, एक क्षेत्र के भीतर रहते हुए। हमने जीडीपी कैलकुलेशन के कुछ पार्ट बताए थे, जीडीपी बताया था, जीएनपी बताया था, एनएनपी बताया था। मैंने कुछ बातें आपको बेसिक टर्म के माध्यम से सिखाई थी, कुछ इंफॉर्मेटिव जानकारियां आप लोगों को वहां से दी थी, ठीक है ना। हाँ जी, तो चलिए शुरू करते हैं साथियों आज के सेशन को। और आज के सेशन में जो सबसे इंपॉर्टेंट सेशन के अंदर हम शुरुआत करने जा रहे हैं, एक बार वो जीडीपी वाला पॉइंट अच्छे से पढ़ लीजिएगा। सारा कंटेंट आप लोगों को मैंने उपलब्ध करवा दिया है, उसमें से जो चीज समझ में ना आए
अगले सेशन में जब आपको मुझसे पूछना हो तो आप पूछ लीजिएगा। एक नए चैप्टर के अंदर आप लोगों की एंट्री करवा रहा हूं मैं, और वो जबरदस्त चैप्टर है, और उसको समझने के लिए मतलब जो अपन अक्सर पढ़ते आए हैं, क्या पढ़ते आए हैं कि भाई हम लोगों ने अक्सर देखा होगा, आपने भी फील किया होगा, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, ये तमाम चीजें होती हैं जो चर्चा में रहती हैं, है ना। तो ये सब चीजें जो है हम चर्चा में लेंगे, और जीडीपी वाला जो नोट्स है उसका बचा हुआ जो छोटा सा पोर्शन है जिसके अंदर आप लोगों के साथ डिस्कशन बाकी है, उन सबको बैंकिंग के साथ खत्म किया जाएगा। क्योंकि कहीं ना कहीं दो चीजें आपको याद होगी, चैप्टर 1 में मैंने आपसे एक चीज छुड़वाई थी, अगर ध्यान हो तो मैंने उसमें मनी बताई थी आपको, है ना, मनी के बारे में बताया था, है ना। तो वो मनी वाला जो पोर्शन है वो भी इसी चैप्टर के साथ कवर किया जाएगा। जीडीपी के अंदर जो चैप्टर्स हैं वो भी, पॉइंट जो बचे हैं वो भी इसमें। तो अल्टीमेटली जब हम इकोनॉमिक्स पढ़ रहे होते हैं तो इस चैप्टर तक पहुंच के आना होता है। मतलब ये समझ लीजिए कि इकोनॉमिक्स अगर पढ़नी है और किसी को अगर बैंकिंग नहीं पता है तो उसके लिए इकोनॉमिक्स का कोई लॉजिक नहीं, क्योंकि अल्टीमेटली सारी चीजें यही से घुस करके शुरू होती हैं। मुश्किल से 3-4 प्रकार की चीजें हैं, उनमें से बैंकिंग सबसे इंपॉर्टेंट चीजों में से है। तो अभी तक जितने भी चैप्टर्स के जो छोटे छोटे हिस्से डिस्कशन से परे रह गए, वो इस चैप्टर के बाद ऑटोमेटिक क्लियर होने लगेंगे, और इस चैप्टर के बाद हम उन चैप्टर्स के हिस्सों को उठा उठा करके यहाँ पर खींच खींच के लाएंगे और खत्म करते चलेंगे कि हाई मनी क्या होती है, मनी के टाइप क्या क्या होते हैं, वो सब चीजें यहां से खत्म होने लगेंगी। ठीक है, चलिए। A4 का क्या होता है, महेंद्र पूछ रहे हैं सर ये A4 क्या होता है। A4 का मतलब होता है बेटा, मैंने जो यहां कंटेंट डाल रखा है वो तो पीपीटी के रूप में है। क्या हुआ, ये जो अपन ने यहां कंटेंट डाल रखा है, फैन ऑन कर दो प्लीज, है ना। तो अपन ने यहां जो कंटेंट डाल रखा है ये पीपीटी में है, और A4 में क्या होता है कि ये सारी पीपीटी मर्ज होकर के आपका कंपाइलेशन छोटा हो जाता है, ताकि आप वो निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो साथियों, सबसे महत्वपूर्ण जानकारी जो आज हम डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज बैंकिंग सिस्टम इन इंडिया। और जब हम बैंक के बारे में बात करेंगे तो सबसे पहला कंसेप्ट, क्योंकि अल्टीमेटली वहीं से सारी बातें डिराइव होकर के आएंगी, बैंकिंग को समझने के लिए बैंकिंग का जो मूलभूत कंसेप्ट है कि बैंक काम कैसे करती है, अगर हमने वो पढ़ लिया तो ऑटोमेटिकली हमें सारी बातें समझ में आती चली जाएंगी। लेकिन इसको समझने के लिए हमें एक पूरी कहानी से गुजरना होगा, और वो कहानी है 3 लोगों के बीच की। वो 3 लोग कौन कौन से हैं, उसमें एक किरदार आप भी हैं लेकिन वो लोग नहीं हैं। एक किरदार का नाम है सरकार, एक का नाम है आरबीआई, और ये जो मैं ड्राइंग बना रहा हूं ये ड्राइंग जीवन भर याद रखिएगा। मतलब ये कोई ड्राइंग नहीं है, मतलब ये सीक्वेंस याद रखिएगा जिनको भी आपको ये बात समझनी है। एसबीआई, यहां पर मैं पीएनबी या कोई भी कमर्शियल बैंक यानी कोई भी वाणिज्यिक बैंक, ठीक है, ये 3 चीजें आपको सीक्वेंस में समझनी जरूरी है, तब जाकर के आप इस पूरी कहानी को समझ पाएंगे। ठीक है, अच्छा। अब भाई एक विद्यार्थी बफर लिख रहे हैं, विजय भी बफर लिख रहे हैं, लैग आ रहा है ऐसा लिख रहे हैं। मैं भैया कुछ नहीं कर सकता, अगर आपको लैग आ रहा है तो मैं एक बार रिफ्रेश कर देता हूं, होल्ड करिए। अच्छा, आप सुन लीजिए। अब अगर आ भी रहा हो तो मैनेज करना, और नहीं तो फिर क्लास रिकॉर्डेड आ जाए तब देख लेना। अब समझ लो भैया, नहीं तो सीक्वेंस टूटेगा। साथियों, हम और आप तो हैं आम आदमी जो यहां पर बैठ करके क्या कर रहे हैं, ये रहे हम और आप। हमको बैंक से पैसा चाहिए। हम में से 2 लोग, ये थे 2 लोग, एक का नाम एक्स था, एक का नाम वाई था, और एक जेड नाम का व्यक्ति था। ठीक है ना, ये जेड नाम का एक व्यक्ति था। ठीक है, अच्छा। अब हम क्या कर रहे हैं साथियों, यहां से इन एक्स और वाई ने एसबीआई के पास पैसा दिया। सबसे पहली चीज आपको यह समझ में आनी चाहिए कि बैंक पैसा कैसे कमाती है, पहला पॉइंट। और बैंकिंग के जो इंस्ट्रूमेंट हैं कि सरकार बैंक के माध्यम से करना क्या चाहती है, आफ्टर ऑल मॉनेटरी पॉलिसी क्या होती है, वो सब बातें आपको आज समझ में आने वाली हैं। बैंक धन कैसे कमाती है, सबसे पहला सवाल। और दूसरा, पॉलिसीज क्या होती हैं, है ना। आइए, तो साथियों सबसे पहली बात तो आपके सामने है कि बैंक धन कैसे कमाती है। तो पॉइंट नंबर 1, आप और हमने जो पैसा बैंक में जमा कराया उसको बैंक किसी और को लोन पर दे देती है, इसको भी समझेंगे। लेकिन इससे भी पहले एक और जरूरी चीज समझ लो साथियों, देश को अगर चलाना है तो 2 प्रकार की नीतियां लाई जाती हैं। देश को अगर चलाना है तो देश के अंदर 2 प्रकार की नीतियां बनाई जाती हैं। एक का नाम है राजकोषीय नीति और दूसरी का नाम है मौद्रिक नीति। अब आप ये पूछेंगे ये क्या होता है, आप समझिए साथियों। राजकोषीय नीति को इंग्लिश में कहते हैं फिस्कल पॉलिसी,
और मौद्रिक नीति को हम कहते हैं मॉनेटरी पॉलिसी। अब इसका क्या मीनिंग है वो भी समझिए। साथियों, यहां पर बैठी हुई है सरकार, और सरकार को पता है कि मुझे आम जन तक अगर राहत पहुंचानी है, आम जन बोले तो आप और हम तक अगर राहत पहुंचानी है, आम जन की समस्याओं से, जैसे महंगाई है, जैसे बेरोजगारी है, मंदी है, अर्थव्यवस्था के अंदर जैसे आप मंदी, सुस्ती, जो भी है, इकोनॉमिक स्लम की परिस्थिति है ना, इससे कैसे निपटना है, इन सब से निपटने के लिए सरकार को हर वर्ष कुछ प्लान करना होता है। और उस कुछ प्लानिंग में उसके पास दो तरीके होते हैं। कौन कौन से? एक तरीका होता है राजकोषीय तरीका और एक होता है मौद्रिक तरीका। अब आप पूछेंगे ये दोनों क्या होते हैं? आइए मैं आपको बताता हूं। सबसे पहला है साथियों राजकोषीय तरीका, जिसमें सरकारें अपने द्वारा कुछ नियम बनाती हैं। जैसे आपको मालूम होगा, सरकार ने अभी लोगों के लिए कहा कि भाई जितने भी लोग हैं उनको हमारे द्वारा राहत दी जाएगी। कैसी राहत दी जाएगी? सरकार ने मेंशन किया कि हमारे द्वारा राहत के नाम पर लोगों के लिए कुछ राहत दी जाएंगी, और उन राहत में क्या है, लोगों के अकाउंट में 2-2 हजार रुपए क्वार्टरली भेजे जाएंगे किसान कल्याण योजना के तहत। इस काम को करने के लिए सरकार ने आपसे कोई भी पैसा नहीं लिया। दोबारा सुनिए भाई, आप लोगों को जो किसान हैं, लघु और सीमांत किसान हैं, उनके लिए सरकार ने क्या पॉलिसी अपनाई कि 2-2 हजार रुपए इनके पास कुल 6 हजार रुपए भेजे जाएंगे। कुछ याद आ रहा है? सरकार ने अभी किसानों के कल्याण के लिए 6 हजार रुपए भेजने का निर्णय लिया। केंद्र सरकार ने किसानों तक पैसा भेजा, लेकिन उनसे अब आप पूछेंगे अरे सर पैसा तो बहुत सारा लेती है सरकार। हम पूछेंगे कैसे? अरे सर देखो टैक्स लेती है, पेट्रोल पर भाव बढ़ा दिए, डीजल पर बढ़ा दिए। बिल्कुल सही कह रहे हो आप, लेकिन वो केवल आपसे नहीं ले रही, लेकिन दे केवल आप ही को रही है। भाई जो किसान या फिर जो भी व्यक्ति इस लाइन को बोल रहा है कि हमने तो इतना दिया है, तो भैया दिया तो हमने भी है, हमें नहीं दे रही है, वो आपको दे रही है। मतलब ये हो गया कि सरकार जिनसे ले रही है उनसे लेके किसी और को दे रही है। ये नीति राजकोषीय है, राजकोष से चलने वाली नीति है, सरकार के अकाउंट से चलने वाली नीति है। क्या आपको इतनी बात समझ में आ गई? अच्छा, ऐसे ही कल प्रधानमंत्री जी ने अपने भाषण में कहा कि हमने 80 करोड़ लोगों को भोजन दिया। 80 करोड़ लोगों को कोरोना काल में भोजन की उपलब्धता सुनिश्चित की। तो इसका मतलब उसकी एवज में सरकार ने धन नहीं लिया और अनाज दे दिया। अब आप कहेंगे सर नहीं, सरकार ने तो बहुत सारा धन लिया, 1 रुपया किलो लिया, 1 रुपया लिया सर गेहूं के। भाई आपको भी पता है कि टेक्निकली गेहूं का भाव 8-10 रुपए किलो चल रहा होगा, 18 रुपए किलो तक चल रहा है। तो ऐसी स्थिति में अगर 1 रुपए किलो दिया जा रहा है तो बाकी पैसा तो सरकार दे रही है ना। तो इसका मतलब ये हुआ। बोले सर नहीं, हमने बहुत सारा टैक्स भरा था। अरे भाई भरा था, अगेन वही वाली बात, किसी ने भरा था और किसी को सरकार ने दिया था। डन आगे बात। ये सारी नीतियां जिनके लिए बैंकों की मदद नहीं ली जाए तो भी इंप्लीमेंट की जा सके। आप पूछेंगे अरे सर क्या बात कर रहे हो, सरकार ने जो 6 हजार रुपए दिए हैं ये बैंक के माध्यम से तो दिए हैं, जनधन अकाउंट के माध्यम से आए हैं। मैंने कहा बेटा वो तो अब आए हैं, लेकिन इससे पहले सरकार ने जो भी फैसले किए थे वो जब जनधन आधार अकाउंट नहीं था उससे पहले भी सरकारें ऐसे ही करती थी। मनरेगा आज का नहीं है, जनधन अकाउंट से पहले का मनरेगा चला आ रहा है। मनरेगा के तहत मजदूरी में मिलने वाला पैसा आज का थोड़ी है। ऐसे ही जो मिड डे मील की योजना है ये आज की नहीं है, पुरानी योजना है। भोजन मिल रहा है लोगों के लिए, फूड सिक्योरिटी बिल आज का थोड़ी है, बहुत पुराना है, उसके माध्यम से पैसा मिल रहा है, खाना मिल रहा है। तो ये तो सब पहले से भी चले आ रही है। यानी अकाउंट नहीं थे तब भी ये नीतियां चल रही थी। क्या मिटा रही थी ये सब? भाई मंदी मिटा रही थी, बेरोजगारी मिटा रही थी, महंगाई मिटा रही थी, गरीबी मिटा रही थी। यानी देश को डायरेक्टली इन्फ्लुएंस कर रही थी ना। अरे थम तब करिए, क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? ये डायरेक्ट देश को इन्फ्लुएंस कर रही थी ना। आंसर है जी हां कर रही थी सर। तो कर रही थी तो ऐसी नीतियों का निर्माण किसने किया? ऐसी नीतियों का निर्माण सरकार ने किया। अरे कौन सी सरकार? अरे केंद्र सरकार ने किया सर। ये नीतियां कैसी भी हो सकती हैं। जैसे अभी सरकार ने कह दिया कि भाई हम जो है आत्मनिर्भर प्लान के तहत इतने करोड़ रुपए कर्ज में देने वाले हैं। नीति है, सरकार ने बनाई। क्या कर्ज आरबीआई ने दिया क्या? मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं कि अभी सरकार ने कहा कि जो स्ट्रीट वेंडर्स हैं उनके लिए हम लोग इतने रुपए उसमें देने वाले हैं कि भाई वो लोन ले सकते हैं हमसे।
है ना, स्ट्रीट वेंडर्स के लिए लोन की बात की गई, या फिर मतलब क्या बोलते हैं ना, जैसे आपको याद हो तो 6 महीने के लिए जो ईएमआई थी उस पर टैक्स को माफ कर दिया गया। ये कर कौन रहा था? आरबीआई कर रही थी कि सरकार कर रही थी? केंद्र सरकार कर रही थी। केंद्र सरकार कर रही थी। और ये आज की बात नहीं है, ये बहुत पहले से चला आ रहा है, गवर्नमेंट करती है। तो गवर्नमेंट के द्वारा किए गए जितने भी कार्य हैं वो राजकोषीय हैं। तो बोले ऐसे तो सर आरबीआई भी सरकार के अधीन आती है। नहीं, याद रखिएगा, फिर से समझिएगा, राजकोष के अधीन जो कार्य हुए ये सरकार के अधीन है, आरबीआई सरकार के अधीन है, ऐसी बात गलत है। बोले सर क्यों, सर ऐसा क्यों कह रहे हो? मैंने कहा बेटा आरबीआई को कुछ इंडिपेंडेंटली काम दिए हुए हैं। मैं कुछ विद्यार्थी कह रहे हैं लैग बहुत आ रहा है, लैग बहुत आ रहा है। भाई मैं कुछ कर नहीं सकता, अगर आ रहा है मैं एक छोटा सा प्रयास और कर रहा हूं, होल्ड करिए। अब सही है भाई, देख लेना, अगर मैं दूसरे वाईफाई से कनेक्ट करके देखा हूं, अगर उससे हो जाए तो। अब सही है, ट्राई करते हैं, अगर अभी भी हो तो फिर बता देना, ठीक है। चलो, तो अब मैं क्या बोल रहा हूं, ध्यान। आप रिदम तोड़ेंगे ना तो मजा नहीं आएगा। हाँ सुनिए अब ध्यान से, पेन चलता है तब आता है, तो भाई बिना पेन चलाए मैं कोशिश करूंगा बिना पेन चलाए भी पढ़ाने की, लेकिन फिर भी देखते हैं। अब आ रहा है क्या? पेन चला रहा हूं मैं, अब ठीक है ना? चलो तो हाँ अब सही है, ठीक है। तो मैं क्या बोल रहा हूं, अब दोबारा से सुनिए साथियों। जो हमारी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है ना, इसको जब बनाया गया, आरबीआई को, वही आप तारीखें जो याद करके बैठे हैं, आरबीआई एक्ट 1934 के माध्यम से आरबीआई को जब बनाया गया, तो इसको सबसे महत्वपूर्ण जो कार्य दिया गया था, पता है वो क्या था? आपको जान के आश्चर्य होगा कि इसका सबसे महत्वपूर्ण कार्य जो दिया गया था ना, वो था महंगाई पर नियंत्रण। इन्फ्लेशन कंट्रोल। बोले आरबीआई का निर्माण इस काम के लिए किया गया था। दूसरा था मुद्रा का संचार, यानी जो करेंसी है उसका फ्लो बनाए रखिए, और दूसरा कंट्रोल स्थापित करिए, सर महंगाई नहीं बढ़नी चाहिए। बोले अच्छा इस चीज के लिए इसको बनाया गया था? मैंने कहा हाँ। बोले सर आरबीआई तो सरकार के अधीन आता है। मैंने कहा नहीं नहीं नहीं, इसको ये राइट देते हुए कहा गया था कि भैया सुनो, तुमको ये काम इंडिपेंडेंटली करने हैं, तुमसे कोई इस बारे में पूछताछ नहीं करेगा। ऐसे तो आप पूछेंगे सर गवर्नर की नियुक्ति तो सरकार ही करती है। मैंने कहा बेटा ऐसे तो सीबीआई के डायरेक्टर की नियुक्ति भी सरकार करती है, लेकिन वही सीबीआई सरकार को गिरफ्तार भी करती है। आई बात समझ में? जितने भी पद हैं उन सबके ऊपर नियुक्ति तो सरकार ही करती है, लेकिन उनके कुछ कार्य ऐसे हैं जिन पर नियुक्ति होने के बाद में वो सरकार की भी नहीं सुनते। भाई सीएजी जो है उसके ऊपर सीएजी की नियुक्ति तो सरकार ही करती है ना। इलेक्शन कमीशन की, इलेक्शन कमिश्नर की नियुक्ति तो सरकार ही कर रही है, लेकिन उनको कुछ कार्य ऐसे दिए गए हैं कि वो फिर सरकार की भी, मतलब एक बार जो मैंने कह दिया तो फिर मैं खुद की भी नहीं सुनता। ये वाला जो डायलॉग है ना, ये समझिए आप। यहां पर आरबीआई ऐसे ही काम करती है कि भाई बना भले ही तुमने दिया, अब लेकिन इस काम के लिए मैं आ गया इस काम पर, तो फिर अब यहां पर किसी और को मैं कुछ सुनूंगा नहीं। ये है आरबीआई। आई बात समझ में? तो आरबीआई का सबसे एक बार आरबीआई ने काम करना शुरू कर दिया तो फिर वो सरकार की भी नहीं सुनेगी। अच्छा तो फिर बोलेंगे सर ये काम कैसे करती है, महंगाई पर नियंत्रण आप बताइए। मैंने कहा आज वही तो सीखना है। चलिए तो मैं आपको अब वही सिखाता हूं। साथियों आरबीआई इन दोनों चीजों का, मुद्रा का संचार और महंगाई पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए एक कमेटी बनाती है, और उस कमेटी का नाम क्या है? मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। कुछ याद आया? आप पूछेंगे सर ये तो अभी ताजा ताजा बनी है।
ये तो उर्जित पटेल की रिकमेंडेशन पर 2016 में बनी है। क्या बात कर रहे हो, क्या इससे पहले नहीं होता था क्या? मैंने कहा बेटा पहले भी होता था, लेकिन पहले कमेटी नहीं थी, पहले गवर्नर खुद से डिसाइड कर देते थे कि इस बार इतना रहेगा, इतनी मॉनेटरी पॉलिसी रहनी है। अब आप पूछेंगे तो सर ये मॉनेटरी पॉलिसी करती क्या है? मैंने कहा बेटा इनने एक एजेंडा सेट कर रखा है। क्या कहा एजेंडा? हाँ केशव बिल्कुल। अब हमने एक प्रॉपर कमेटी बना दी जिसका काम ही यही है। ठीक है, अच्छा भाई शिवानी बहुत देर से लिख रही हो, सर आई हैव ए डाउट। लिख भी दो, डाउट क्या है? पहले तुमसे ये पूछूं, तुम डाउट बताओ, फिर मैं तुम्हारे कमेंट का इंतजार करूं। गजब हो, लिख दो साथ में, लगातार कॉपी पेस्ट मारे जा रही हो। ऐसा थोड़ी है कि डाउट यहां रिवील हो गया तो तुम्हारी इंसल्ट हो जाएगी या तुम अनोखा ही पूछने वाली हो। हाँ जी, तो अब मुद्दा क्या है कि इस कमेटी ने साथियों, हाँ ये देखिए, एक जो शिवानी तुम्हारा डाउट है ना उसको डाउट बॉक्स में डाल दो और क्लास खत्म हो जाएगा तब सॉल्यूशन भी ले लेना। अब पढ़ लो, फ्लो मत तोड़ो, है ना। अब सुनो, तो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी जो है, इस मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी को बनाया गया ये कहते हुए कि ये महंगाई की दर को 4% ±2 पर रखेगी। दोबारा सुनिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे समझने का प्रयास करिए। क्या लिखा? इस मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी को बनाया और कहा गया कि आप अपनी जो महंगाई की दर है इसे 4% ±2 रखोगे। दैट मींस 2% से लेके 6% के बीच में महंगाई दर को स्थापित रखोगे। फिर आप पूछोगे हाँ जी, हाँ जी, तो ऐसी स्थिति में 2% से 6% के बीच में महंगाई। अब आपके दिमाग में सवाल बनेगा कि यार गजब ही है मामला तो गजब है। मामला गजब ऐसे है कि आरबीआई को कैसे पता कि 2% ही है और ये कैसे कंट्रोल करेगी? यही तो सवाल आज सीखना है। आरबीआई आफ्टर ऑल महंगाई को कैसे कंट्रोल करती है, यही तो आज सीखना है। यही चीज सीखने के लिए ही तो आज आप मेरे साथ में बैठे हुए हैं। यही है बैंकिंग। आरबीआई किस प्रकार से महंगाई को कंट्रोल करती है, इसे समझने के लिए ही आपको आज मेरे साथ बैंकिंग सीखनी होगी और बैंकिंग के जो विभिन्न पद हैं इन्हें जानना होगा। आई बात समझ में? तो आइए अब हम चलते हैं कि आरबीआई कैसे ये कार्य करती है। आइए फिर से आते हैं अपने इसी वाले पॉइंट पर कि हमारी फिल्म के 3 किरदार हैं। क्या किरदार हैं? सबसे पहले है आरबीआई, सरकार और एसबीआई। एसबीआई बोले तो कमर्शियल बैंक, क्योंकि अल्टीमेटली एसबीआई या पीएनबी या बैंक ऑफ बड़ौदा या कोई भी प्राइवेट या सरकारी बैंक, उनके माध्यम से ही हम जुड़े हुए हैं। आई बात समझ में? अब हमारे दिमाग में सवाल बनता है, सर आरबीआई कैसे कंट्रोल करती है ये बताओ आप। तो उसको समझने से पहले बैंक कैसे कार्य करती है वो समझिए। बैंक कैसे कार्य करती है तो उसको समझिए। होता क्या है कि बैंक में आपने और हमने पैसा जमा कराया। बोले बिल्कुल कराया। मान लीजिए कि हम लोगों ने 1000 रुपया बैंक में जमा कराया। सिंपल है, आपने यानी एफआई ने भी 1000 रुपया जमा कराया। दोनों लोग 1000 रुपया जमा करा दिए। जब 1000 रुपया जमा कराए तो 1000 रुपया जमा होने के बाद में ये पूरा की पूरा धन अब एसबीआई के खाते में पहुंच गया। हमको एसबीआई ने प्रॉमिस किया। क्या प्रॉमिस किया? एसबीआई ने आपसे प्रॉमिस किया, ये देखिए इधर तो थे अपन दोनों एक्स और वाई, और इधर था जेड। एक्स वाई ने 1000 रुपए जमा कराए। इधर से 1000 रुपए, इधर से 1000 रुपए, और यहां पर कुल जमा राशि पहुंच गई 2000 रुपीज फॉर एसबीआई। अब एसबीआई ने आपसे कहा कि चिंता मत करिए पंडित जी, 1% भी चिंता मत करिए, इस पर हम इंटरेस्ट लगा के देंगे आपको। बोले कितना परसेंट इंटरेस्ट होगी? 5% इंटरेस्ट देंगे, 50 रुपया ऐड करके देंगे आपको। बोले बहुत बढ़िया। तो बोले सर कितना रुपया? बोले एक को मिलेगा 1050 रुपया। बोले गुप्ता जी? बोले हाँ, आपको मिलेगा 1050 रुपया। बोले अच्छा जी। अब इधर बैठे हुए थे चौधरी जी, वर्मा जी, इनने कहा सर जी सुनो बात ऐसी है, और यहां पर बैठे हुए थे जैन साहब, इनने कहा सर हमको पैसा चाहिए। सब लाइन में लगे हुए हैं। बोले सर आपने इनको तो 1050 देने का वादा कर दिया।
अब ऐसी स्थिति में बोले सर ये वाला जो काम हो रहा है ना, कौन सा वाला काम, इनको जो पैसा चाहिए ये तो कुछ दिए ही नहीं, ये पैसा क्यों मांग रहे हैं, इनको मिलेगा ये तो समझ में आया क्योंकि इनने हजार रुपया जमा कराया है, हजार रुपया जमा कराया है तो इनके पास में 2100 रुपया आना चाहिए, ये क्यों मांग रहे हैं सर, इनने तो कुछ दिया ही नहीं। अरे यही तो मेजर गेम है सारा, यहीं से तो समझना है आपको। अच्छा तो साहब यहां पर वर्मा जी, चौधरी जी, जैन साहब सब इकट्ठे हो गए और भी 2-4 लोग यहां पर इकट्ठे हो गए, खान साहब भी आ गए, सब आ गए, सब यहाँ पे सब लोग आ गए, लीजिए साहब, लाओ साहब हमको दे दो साहब, ठीक है साहब, आ गए तो साहब इन सब ने कहा हमको पैसा चाहिए, बैंक ने कहा ओके दे देंगे, लेकिन सुनो पैसा देंगे लेकिन एक चीज है, बोले हाँ तुम लोगों को 500 रुपया हम देंगे और तुम लोग हमें 10% के हिसाब से लौटाओगे। बोले इसका क्या मतलब हुआ जी, बोले इसका मतलब ये 550 रुपए लौटाओ। बोले अरे ठीक है लौटा देंगे क्योंकि भाई 500 रुपए तो है ही नहीं, हमारे को तो मिल रहे हैं ना। बोले अच्छा तो 550 550 550 550 ये 2000 की जब फेरी फेंकी तो भाई साहब यहां से लौट लौट करके जब धन आने लगा तो 550 के हिसाब से यहां पर इकट्ठे हो गए 2200 रुपये। बोलिए साल भर में इनको देना था एक्स और वाई को 1050 1050। सर यहां पर एसबीआई ने इनको देकर के कमा कितने लिए, 2200 रुपए। बोलो सर ये तो गजब मामला है, ये 2200 रुपए कमा लिए लोगों ने। बिल्कुल, बैंक ने 2200 रुपए 2000 पर बनाए हैं। मैंने कहा बेटा प्रॉफिट तो 200 रुपए का ही हुआ है। बोले सर अभी भी ये नेट प्रॉफिट नहीं है। मैंने कहा क्यों, बोले सर अभी तो इसमें से देना और है, 50-50 रुपए और देने। मैंने कहा हाँ, तो सर नेट प्रॉफिट तो इसने 100 रुपए का कमा लिया। मैंने कहा बिल्कुल कमा लिया। मैंने कहा पर यार 100 रुपए कम थोड़ी होते हैं, गजब कमा लिया इसने तो। मैंने कहा अब सोच के देखो एसबीआई के पास में हजार रुपए जमा कराने वाले लोगों की संख्या करोड़ों में है। आप अंदाजा लगाओ साथियों, एसबीआई के पास अगर एक औसत भी, एसबीआई ने खुद ने भी आंकड़ा जारी किया था, हम तो केवल ये मान के चल रहे हैं कि एसबीआई के पास में ये जो औसत आंकड़ा है अगर ये 25 करोड़ भी है, इससे भी ज्यादा ही होंगे, इससे भी ज्यादा ही होंगे अकाउंट, लेकिन 25 करोड़ के आसपास अकाउंट होंगे इसके पास लार्जेस्ट पब्लिक सेक्टर में। मैं तो कह रहा हूं ना आपकी ना मेरी 10 करोड़ रख लें, बहुत ही नॉमिनल। अभी भारत में 66 करोड़ अकाउंट है, भारत में 66 करोड़ अकाउंट है, 66 करोड़। मैं तो 10 करोड़ एसबीआई के नाम पे दे रहा हूं, मैंने 10 करोड़ एसबीआई के नाम पर रखा। अब आप सोच के देखिए भाई साहब, इन 10 करोड़ अकाउंट वालों ने, और देखिए मिनिमम अकाउंट आपको भी मालूम होगा, अगर आप अकाउंट में 1000 रुपए से कम रखते हैं तो एसबीआई पैसा काट लेता है। होता है मिनिमम अकाउंट बैलेंस होता है जो मेंटेन करना होता है, अगर नहीं रखे तो पता चले खुद जो थे वो भी चले गए। अलग अलग अकाउंट बैलेंस भी है, 1000 5000 कुछ इस प्रकार का अकाउंट बैलेंस है, यानी कि इतना तो रखना ही है आपको, है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप हजार रुपया रख करके रखे हुए हैं इसमें, तो 10 करोड़ के आगे 3 जीरो और लगा दो, यानी 10,000 करोड़ रुपए एसबीआई के पास। ये तो बेयर मिनिमम बताया मैंने आपको, बेयर मिनिमम जो कि एसबीआई में आपको रखना ही है। यानी कि एसबीआई की नेटवर्थ कितनी हो गई, 10,000 करोड़ रुपया इस समय एसबीआई के पास हुआ, यदि 1000 करोड़ रुपया, 1000 रुपया प्रति व्यक्ति रखा गया था। अब आप पूछेंगे सर फिर क्या होगा, मैंने कहा बेटा एसबीआई देगी इसके ऊपर लोन। मैं बोल रहा हूं कि एसबीआई ने 2000 पर 100 रुपए कमाए थे, यानी 5% जो था ना एसबीआई ने, वो 2000 रुपए पर कमाया था। देख लो भाई, है ना, 20 पंजो 100, 5% के आसपास एसबीआई ने कमाया था। मुझे ये बता दो 10,000 करोड़ का 5%, यानी कि सीधा सीधा 500 करोड़ रुपए ना कुछ करते करते भी एसबीआई ने आपसे 1000 रुपए रखवा के निकाल लिया। अगर पैसे वाले बनो तो इतने बनो कि कुछ करना ना पड़े तो भी 500 करोड़ रुपए रखे रखाए आ जाए, बैंक खोलो। आई बात समझ में? है इंटरेस्टिंग बातें। बोले सर ये तो समझ में आ गया कि बैंक कमाती कैसे है। ये तो मैंने एक सिंपल कैलकुलेशन दी है आपको, एकदम बहुत ही सिंपल कैलकुलेशन।
और अगर आपको ये चीज समझ में आ गई, आपने देखा होगा कि जितने भी पैसे वाले लोग होते हैं वो पैसे इकट्ठे करके चाहते क्या है करना, बैंक खोलना। जितनी भी बड़ी कंपनियां हैं वो सब मिला जुला करके एक बैंक खोलने के लिए भागती हैं। कोई सी भी बड़ी कंपनी उठा के देख लो, सबने अपनी बैंकों में पैसा घुसा रखा है। चाहे महिंद्रा उठा करके देख लो, टाटा वाले फाइनेंस में घुसे हुए हैं। फाइनेंस भी अपने आप में एक बैंक का ही प्रकार है ना। वो जो महिंद्रा वाले हैं ये घुसे हुए हैं कोटक महिंद्रा के नाम से, है ना। रिलायंस वाले कोशिश कर रहे हैं कि ये जो अभी सरकार बैंक बेचने की कोशिश कर रही है, नाम निकल के आ रहा है कि हो सकता है ना, नाम निकल करके आ रहा है कि क्या बोलते हैं, रिलायंस जो है ये जो सरकार बैंक बेचने वाली है, इनमें से रिलायंस किसी बैंक को खरीदेगी। ठीक है, एयरटेल वालों ने अपनी बैंक बना रखी है। हर बड़ा घराना जितना भी है इंडिया का वो बैंक में फंसा हुआ है। हाँ भाई, बात समझ में। तो फिर आप पूछेंगे सर ये तो गजब ही चीज है। मैंने कहा अभी तो कुछ गजब देखा ही नहीं आपने। फिर बोले और कौन सा गजब है? मैंने कहा इससे भी गजब एक और चीज है। वो क्या है? इन बैंकों का भी एक बाप बैठा हुआ है ऊपर, जिसका नाम है आरबीआई। बोले सर ये कौन है? मैंने कहा बेटा ये बैंकों के बैंक हैं। बोले मतलब? बेटा क्या है, लालच बड़ी चीज होती है, और लालच बड़ी चीज में ये जो 500 करोड़ है, ये जो 500 करोड़ जो एसबीआई ने अभी कमाया, एसबीआई सोच रही है कि भाई गुप्ता जी ने, शर्मा जी ने पैसे अभी मांगे नहीं, है ना, और 500 करोड़ मैंने बचा लिए। अब एक काम करता हूं कि मैं इस पैसे से भी पैसा बनाता हूं। तो अब ये गुप्ता जी, शर्मा जी, मिश्रा जी जो हैं, ये एसबीआई खुद बन गई, और खुद गई कहां पर? आरबीआई के पास, कि सर जी सुनो मेरा पैसा रख लो। बोले मतलब? बोले मैं 500 करोड़ रुपए देना चाहता हूं। ओके बेटे 500 करोड़ रुपए दे दो। और सर मुझे आप क्या दोगे? बोले बेटा हम बाप है तुम्हारे, तो ज्यादा तो देंगे नहीं क्योंकि तुम कैसे कमाते हो ये पता है, इसलिए तुम्हें 5% के हिसाब से देंगे। बोले सर कोई दिक्कत नहीं, 500 करोड़ का भी 5% इतना है कि सेफ है मामला। साहब ठीक है, इनका भी हिसाब से 25 करोड़ तो यहीं से बन गया। बोले कोई दिक्कत नहीं है सर, आप तो दे दो बस। अब आरबीआई ने सोची कि मैंने वादा तो कर दिया कि मैं 500 करोड़ रुपए के 25 करोड़ बना के दूंगा, लेकिन दूंगा कैसे? मेरे पास कोई पेड़ थोड़ी लग रहा है कि मैं धरे धरे पैसे जमाए और बड़े कर दिए। अब आरबीआई भी वही चक्री चलाने लगी। आरबीआई ने कहा रुको बेटा, तुम्हारे लिए कोई और मिलेगा। बोले कोई है क्या? एक ने कहा यस सर हम हैं, हम डूबे जा रहे हैं, हमें पैसा चाहिए। यस बैंक। बोले हाँ क्या चाहिए? बोले पैसा चाहिए। बोले लोगे? बोले बिल्कुल सर। कितने में? वो बोले सर हमको पूरा 500 करोड़ दे दो, और हमसे ना आप 5% सामने वाले को दे रहे हो, हमसे 6% ले लो। बोले खैर चलो ठीक है, घर की बात है, तुम 6% दो। भाई साहब ये 1% के मार्जिन पे आरबीआई खेल गया, मजाक नहीं है। 1% देखो, 6% में से ये जो 6% है, 5 के 30 करोड़ रुपया ये यहां से कमाएगा, कमा करके इसको 25 देगा, बचा कितना ले गया? 5 करोड़। चूना लगे ना फिटकरी, रंग भी चोखा। चूना लगे ना फिटकरी और रंग भी चोखा। 5 करोड़ रखे रखा है, कमा गया। फिर आप पूछेंगे सर लेकिन ये तो इससे कम है ना, ये तो 500 करोड़ रुपए जमा कराई थी, 500 करोड़ तो एसबीआई के थे, आरबीआई तो 5 करोड़ ही कमाई। सर ये तो गरीब हुई ना। बेटा एसबीआई के, आरबीआई के पास ना जाने कितने प्रकार के क्रिएचर हैं एसबीआई जैसे, कितने ही फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, 14 से ज्यादा नेशनलाइज्ड बैंक हैं, प्राइवेट बैंक हैं, कोई इंश्योरेंस कंपनी है, कोई फाइनेंस कंपनी है, ये सब आ करके सर पैसा ले लो। बोले अच्छा, तो आरबीआई भी हल्के में नहीं खेल रहा है। अरे भैया आरबीआई तो इतना गजब खेल रहा है कि इसको इतना पैसा इकट्ठा हो जाता है कि ये पैसा इकट्ठा करके सरकार को पकड़ाता है कि लीजिए थोड़ा घर चलाइए अपना, डूबे जा रहे हो। क्या बात समझ रहे हो? आरबीआई इतना कमा लेता है। अभी याद है हमने कुछ ही दिन पहले पढ़ाया है कि आरबीआई ने अपना सरप्लस सरकार को दिया था
कि लीजिए ऐस करिए, क्या याद रखेंगे आप? आ रही है बात समझ में? कुछ हाँ 99,000 करोड़ के आसपास था, क्योंकि आरबीआई के पास काम ही नहीं है, मुश्किल से 15 एक ऑफिस हैं, उनमें ऑफिस ही तो चलाना है, करना क्या है? बैठे रहो, बातचीत करते रहो, इतना पैसे का करोगे क्या? सरकार को देख लो, चलो यार चलाओ, आप सरकार चलाओ। आ गई बात समझ में? तो भारत में जो पैसे बनाने वाली सरकारी संस्था है ना, उसमें सबसे ऊपर आरबीआई का नाम आता है। आ गई बात समझ में? तो फिर आप में से एक सवाल पूछा जाएगा, सर फिर एक बात बताइए, सरकार क्या केवल दान पे ही काम करती है क्या? क्या कि यार आरबीआई दे देगी तो बस हो जाएगा काम, नहीं तो फिर तो क्या ही है? नहीं नहीं, ऐसा भी नहीं है। तो फिर क्या है, अब उसके बारे में सुनिए। तो साथियों, आरबीआई केवल दान पर काम नहीं करती है, सरकार केवल दान पर कार्य नहीं करती है, सरकार और भी बड़ी वाली है। इसको पता है कि बेटा तुम कमाना जानते हो, और सरकार को जिसके बारे में भी पता है कि वो कमाना जानता है, तो उससे निकालना भी सरकार जानती है। सरकार को समझ में आ गया कि आरबीआई के पास पैसे की घाटा बनती नहीं है। तो फिर तो बोले सर एक काम करते हैं। बोले क्या करते हैं साहब? बोले सर अपन एक काम करते हैं, तो फिर बोले अपन एक काम करते हैं। क्या काम करते हैं? बोले सर सरकार ने इस आरबीआई को पकड़ा और कहा कि सुनो बेटा एक छोटा सा काम करो। बोले क्या? हम तुमसे ना पैसे उधार लेना चाहते हैं। बोले उधार लेना चाहते हो? सरकार भी मतलब बैंक की लाइन में खड़ी हो गई आकर के। हाँ सर, सरकार भी बैंक की लाइन में आकर खड़ी हो गई। क्या बोली? कि सर हम आपसे पैसे लेना चाहते हैं। आरबीआई से बोली कितना पैसा चाहिए? सरकार को आरबीआई से सरकार ने आरबीआई से पैसा मांगा कि भैया मुझे ना 10,000 करोड़ रुपए दे दो। आरबीआई ने कहा ठीक है विचार करेंगे। 10,000 करोड़ चाहिए? बोले हाँ 10,000 करोड़ चाहिए, पर बोले कंडीशन है मेरी। बोले क्या? आप पैसा लौटाएंगे कैसे? कोई गारंटी वारंटी है? आपका क्या है, 5 साल बाद चले जाएंगे, देश का तो पैसा डूब जाएगा, कोई गारंटी वारंटी दोगे? बोले हाँ देंगे ना। बोले क्या देंगे? बोले 10,000 करोड़ रुपए हमको दे दो और हम आपको लिखित में गारंटी दे रहे हैं अपने नाम से, भारत सरकार के नाम से। बोले क्या? भारत सरकार के नाम से हम आपको एक गारंटी दे रहे हैं कि आपको गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, कि अगर आपने पैसा मांगा तो ये हमारा वचन है कि सरकार कहीं से भी लाकर पैसा दे लेकिन आपको पैसा जरूर देगी, और अगर नहीं दिया तो समझ जाना कि देश की सरकार फेल हो गई है। बोले हम ये क्यों समझना चाहेंगे मालिक, फिर तो लोग आरबीआई को लूटने आ जाएंगे। ऐसा ना कहिए कि आप फेल हो गए, आप ये कहिए कि पैसा लौटा देंगे। बोले हाँ तो हम बोल रहे हैं ना, अगर पैसा आपका नहीं लौटा पाए, मतलब समझो भारत सरकार की साख दांव पर लगा रहे हैं। कई बार ऐसा नहीं होता कि आप में से कई लोग, ऐसा होता है कि किसी को लोन देना होता है, किसी दोस्त ने कहा कि यार सुन यार भाई मेरे को 500 रुपए दे दे यार। बोले मैं तेरे को जानता ही नहीं हूं, मैं क्यों 500 रुपए दे दूं तेरे को? तो बोले यार सुन उससे पूछ ले। बोलो किससे पूछ ले? एक थर्ड पर्सन जिसको कुछ नहीं पता है उससे पूछ ले। हाँ भाई बता, दे दूं 500 रुपए? बोले दे दे कोई दिक्कत नहीं, मैं जानता हूं इसको। तो वो जो बीच में आपने गारंटर लिया ना, वो जो गारंटर लिया, वो गारंटर क्यों लिया? अगर ये 500 लेके भाग गया तो आप गारंटर को पकड़ लोगे, क्योंकि गारंटर को की इतनी साख आपको पता है कि यदि नहीं भी हुआ तो ये गारंटर 500 रुपए मुंह पे मार देगा, ले पकड़ दे रही है ऐस कर। आ गई बात समझ में? तो ये जो गारंटर लेने वाली कहानी है, ऐसे सरकार कह रही कि मैं कह रहा हूं मुझे लोन चाहिए, मैं जिसकी दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था आरबीआई तुमसे लोन मांग रही है, लोन दो। आरबीआई ने कहा नहीं लौटाए तो? अरे यार मैं मतलब 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था। बोला अच्छा तो ये ले लो 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था। 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था ने लोन ले लिया आरबीआई से, और अपने वादे में क्या दिया भाई साहब? अपने वादे के अंदर इन्होंने क्या रख दिया? एक सिक्योरिटी लेटर रख दिया कि ये पकड़िए गवर्नमेंट सिक्योरिटी, वचन ही है शासन रखिए। अब आरबीआई भी समझ गई थी कि क्या, कि बेटा तुम गवर्नमेंट सिक्योरिटी की एवज में 10,000 करोड़ रुपए ले लिए। आरबीआई और समझदार निकली, बोले रुको बेटा इसका भी इलाज किया जाएगा। लेकिन सरकार से आरबीआई ने पहले ही लिखवा लिया था कि सर ये मुफ्त में नहीं आ रहे पैसे, 10,000 की एवज में मैं 10,500 लूंगा, परसेंटेज पे ब्याज चलेगा। बोले अच्छा पैसा इनसे भी कमाना है आरबीआई को? बोले हाँ
लेकिन इस एवज में गारंटी भी ली थी। बोला अच्छा। आरबीआई ने इस गारंटी का भरपूर दोहन किया। भरपूर दोहन क्या किया? आरबीआई ने गारंटी को भर के बैग में धर लिया। इसी को आप गवर्नमेंट सिक्योरिटी कह रहे हैं, इसको बैग में भर के रख लिया, जीसैक, और बैग में भर के रख लिया। जब एसबीआई पैसे देने आया ना इसको, एसबीआई जब आरबीआई को पैसे देने आया था 500 करोड़ रुपए, तो एसबीआई को गारंटी के रूप में आरबीआई ने भी गवर्नमेंट सिक्योरिटी पकड़ाई थी कि सुन, ये मत समझना कि तो पैसे देके जा रहा है पैसे डूब जाएंगे। तो ये मत समझना कि तू पैसे देके जा रहा है पैसे डूब जाएंगे, ये पकड़ गवर्नमेंट सिक्योरिटी ले जा, मैं नहीं दे रहा, ये सरकार दे रही है, पैसे ले जा तू यहां से, कोई टेंशन मत करना। यानी कि यहां पर भी एक पेपर पर साइन करवाया जा रहा है, यहां पर भी एक गारंटी का लेटर दिया जा रहा है। एसबीआई खुश हो गई कि अरे जाओ, आरबीआई फेल मार गई तो क्या है, मैं तो सीधा कहूंगा सरकार लुट गई। अच्छा ये सीन है। हाँ, फिर इससे कहा, अब फिर अब एसबीआई जो है ना, ये लालची हो गई। बोला अच्छा ये गवर्नमेंट की गारंटी है, गवर्नमेंट पैसा देगी, तो यार ये तो गजब है। सर गवर्नमेंट कितना ब्याज दे रही है? बोले गवर्नमेंट दे रही है 4%। तो एसबीआई ने सोचा कि बेटा तुम तो चलो फिर भी फेल मार सकते हो, लेकिन सरकार कभी फेल थोड़ी मारेगी। सरकार भाजपा और कांग्रेस की थोड़ी होती है, तो भारत सरकार होती है। बोले ये थोड़ी फेल मारती है। हाँ यार ये बात सही है। तो फिर एसबीआई ने कहा कि आरबीआई से कि सर सुनो ना, मेरे को पैसे वैसे जमा नहीं कराने, मुझको ब्याज भी नहीं चाहिए। तो बोले क्या चाहिए? मुझको सीधा आप गवर्नमेंट सिक्योरिटी बेच दो, मुझे तो आप सीधा जो है मतलब बस केवल गवर्नमेंट सिक्योरिटी बेच दो कि ये तो पैसे पकड़, मत लौटाना, तू मत लौटाना, बस तू ले जा। क्या आपको बात समझ में आ रही है? फिर से समझिए, एसबीआई में लालच आ गया। एसबीआई ने कहा सर मुझे आपसे नहीं, वो जो सरकार वाला है ना गवर्नमेंट सिक्योरिटी, वो दे दो मुझे, और मुझे आपसे ब्याज चाहिए ही नहीं, ये 5% भी रखो। आरबीआई ने कहा ये सही है, मतलब तुमको जो है पैसा चाहिए, और पैसा चाहिए तो तुम हमसे कह रहे हो कि एसबीआई जो है ये मांग रही है कि भाई हम लोगों को आप क्या कर दो, फंडिंग दे दो, बस ये जो है ना बस ये पकड़ लो, और ये बस कागज हमको दे दो। बोले कल को हमको पैसे की जरूरत पड़ेगी सरकार से मांग लाएंगे। सचिन पूछ रहे हैं इससे क्या फायदा विदाउट इंटरेस्ट? इंटरेस्ट मिल रहा है, थोड़ा कम मिल रहा है, लेकिन ज्यादा गारंटी है इस इंटरेस्ट की। आई बात समझ में? एक कागज है मात्र, जिसके अंदर गारंटी ये है कि अगर एसबीआई ने ये लौटाया तुरंत, तो सरकार उसको 4% बढ़ा के दे देगी। ये उदाहरण के रूप में समझो आप इसको। देखिए दुनिया में जितना सेफ इन्वेस्टमेंट होगा उसका उतना कम इंटरेस्ट रेट रिटर्न में आएगा, और दुनिया में जितना बड़ा इन्वेस्टमेंट होगा उसका उतना ही, मतलब जितना बड़ा रिस्क होगा उतना ज्यादा इन्वेस्टमेंट रिटर्न निकल के आएगा। ये सीधी सी बात है, रिस्क जितनी ज्यादा उतना रिटर्न ज्यादा। अच्छा, तो अब आपने कहा सेफ साइड खेलते हैं, 4% पे खेल लिया। एसबीआई ने कहा कि यार अब कोई दिक्कत नहीं है, कल को कभी भी जरूरत पड़ेगी खट से बेचेंगे, सरकार से पैसा ले आएंगे। लेकिन आपको पता है इसी बीच में आरबीआई ने एक खेला खेल लिया। क्या खेला खेल दिया वो आप देख नहीं पाए। आरबीआई ने इसी बीच में एक खेला ये खेल दिया कि उसने महंगाई को नियंत्रित कर लिया। आप पूछेंगे हैं महंगाई को नियंत्रित कर लिया? ये तो कहीं थी नहीं इसमें बात। महंगाई कहां से नियंत्रित हो गई? यहां पे इन्फ्लेशन कैसे कंट्रोल हो गई? यहां तो कहीं आया ही नहीं इन्फ्लेशन कंट्रोल। ये कैसे कंट्रोल हो गया? मैंने कहा हो गया, बस पता नहीं चला आपको। यस, बाप तो बाप है, उसको सब पता है कैसे कंट्रोल करना है। तो क्या किया? अब समझो उसने क्या किया। आपको सरकार के बारे में कुछ नहीं पता कि सरकार ने आरबीआई को कितनी गवर्नमेंट सिक्योरिटी दी। ये तो आरबीआई बताता है कि गवर्नमेंट सिक्योरिटी है मेरे पास, लेना है तो ले लो। और एसबीआई इतना लालची है कि ये लालच में कि सेफ इन्वेस्टमेंट करना है तो गवर्नमेंट सिक्योरिटी खरीद लो। होता है कि नहीं? अब सुनो खेला हुआ कैसे। खेला हुआ ऐसे कि एसबीआई के पास जब तक ये विकल्प नहीं था, क्या कि गवर्नमेंट सिक्योरिटी जैसी चीज भी खरीदी जा सकती है, तब तक उसके पास जितनी भी उसकी कमाई थी, जो 500 करोड़ रुपए कमाए थे एसबीआई ने, वो उन 500 करोड़ रुपए को
पूरे की पूरे क्षेत्र में बांटा करता था। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? लोगों को बांटा करता था। अरे भाई मोहन तुम भी ले जाओ, सुरेश तुम भी ले जाओ, दिनेश तुम भी ले जाओ, ये पैसे पकड़ो लोन पर ले जाओ। लोगों के पास भर भर के पैसा लोन का आ गया, क्योंकि सरकार मतलब एसबीआई ने कहा कि 6% इंटरेस्ट रेट पर कार मिल रही है, 7% पर घर मिल रहा है, ले जाओ। तो ऐसी स्थिति में 6 और 7% के लालच में एसबीआई से सबने बोरे भर भर के पैसे ले लिए। पैसे लेके लोग मार्केट पहुंच गए। कार वहां एक खड़ी थी, लेने वाले खरीदार वहां 4 पहुंच गए। 4 खरीदार ने कहा हमका चाहिए कार, हमका चाहिए। दुकानदार ने कहा भाई साहब कार आपको चाहिए, खरीदार 5 है, मांग और सप्लाई का मामला बिगड़ गया। सप्लाई कम है, डिमांड ज्यादा है, मैं तो तभी दूंगा जब कोई एडवांस देगा। बोले एडवांस ले लो। बोले मैं तभी दूंगा जब कोई 10,000 ज्यादा देगा। बोले 10,000 दे दो। तो 10,000 ज्यादा पे आप वो कार खरीद लाए, क्योंकि पैसा बहुतों के पास था। आपने वो जो कार 10 लाख में मिल जानी चाहिए थी, आपने 10 लाख 10,000 में खरीद ली, क्योंकि आपको पता है कि और भाई साहब ले जाएंगे, क्योंकि आपके पास पैसा है। अरे भैया आप ही की तरह वो भी लोन लेकर के बैंक से खड़े हुए हैं, उनको भी खरीदनी है, वो भी अड़ गए, मुझको भी चाहिए। और उधर एसबीआई पैसा बांटने लग रहा है कि अरे ले लो, तुम भी ले लो, तुम भी ले लो, तुम भी ले लो। भाई सब राजी होकर के पहुंच गए खरीदने के लिए। महंगाई बढ़ गई। आ गई बात समझ में? डिमांड इंक्रीज हो गई। एसबीआई ने अगर मार्केट में पैसा डाल दिया तो आरबीआई को पता था कि अगर एसबीआई ने पैसा बांट दिया तो महंगाई बढ़ेगी। रुको, अब एसबीआई की गर्दन मरोड़ने का टाइम आ गया है। आरबीआई ने बस एक न्यूज निकाली। क्या निकाली? गवर्नमेंट सिक्योरिटी की बिक्री चालू। क्या न्यूज निकाली? गवर्नमेंट सिक्योरिटी की बिक्री चालू। ओ भाई साहब, सब लग गए। गवर्नमेंट सिक्योरिटी की बिक्री चालू हो गई। चलो, एसबीआई ने खट से अपना पैसा रोक लिया लोगों के पास देने से। लोगों से कह दिया इंटरेस्ट महंगे हो गए, कार अब 6% पे नहीं 10% में मिलेगी, अपन ऊपर जा रहा है, अपन गवर्नमेंट सिक्योरिटी खरीदेगा। और एसबीआई गवर्नमेंट सिक्योरिटी खरीदने ऊपर पहुंच गया आरबीआई के पास। सर गवर्नमेंट सिक्योरिटी दे दीजिए प्लीज, प्लीज सर प्लीज, विक्की प्लीज गवर्नमेंट सिक्योरिटी दीजिए। आरबीआई ने कहा चल चल कोई और को दूंगा। अरे सर हम डूब जाएंगे सर, कैसे क्या कर रहे हो सर, प्लीज। बोले अच्छा अच्छा चलिए। तो भाई साहब आरबीआई ने गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को पकड़ाई। आरबीआई ने खस से पैसा सोख लिया अपने ऊपर, और आप लोग रहते देखते रह गए कि पैसा कहां गया, लोन क्यों नहीं मिल रहा है, लोन क्यों नहीं मिल रहा है। आपके पास पैसा ही नहीं है। वो कार वाला इंतजार कर रहा है भैया कब आएंगे खरीदने। वो ऑफर पे ऑफर दिया जा रहा है। वो कह रहा है दिवाली ऑफर आ गया, मानसून ऑफर आ गया, 100 की चीज 80 में मिल रही है, 80 की चीज 100 में मिल रही है, सब ऊपर नीचे हो गया। आ गई बात समझ में? वो ऑफर दे रहा है 60,000 की छूट, 50,000 की छूट। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ साथियों कि महंगाई कंट्रोल में आ गई। तो आरबीआई के पास वो चाबी है जिससे कि वो आपका कंट्रोल स्थापित कर रही है। इसी को कहते हैं ओपन मार्केट ऑपरेशन। इसे कहते हैं ओपन मार्केट ऑपरेशन। तो कल आपको ये ऑपरेशन विस्तार पूर्वक बताए और सिखाए जाएंगे। तो बताइए क्या आपको आरबीआई की प्रस्तुति समझ में आई? बैंकिंग भी एंट्री समझ में, अब आपको सब समझ में आएगा। हाई मनी क्या है, जीडीपी का क्या लेना देना है, कैसे जोड़ना है, कैसे घटाना है, सब समझ में आएगा, क्योंकि यहीं से एंट्री होती है बैंकिंग की। अब आपको समझ में आ जाएगा कैसे काम चलता है। इससे पहले ये कुछ तथ्यात्मक जानकारी है, ये सब पढ़ के आना। आरबीआई की स्थापना विस्थापना कब हुई, क्या कितने ऑफिस कैसे हैं, ये सब मैं नहीं पढ़ाऊंगा, ये आपको खुद पढ़ने हैं। ठीक है ना? ये सब मुख्यालय आपको पढ़ना है। मेरा काम समझाने का काम है। क्या चीजें समझने की है वो मैं सिखाऊंगा। बैंक रेट क्या होती है, एमएसएफ, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, सीआरआर वगैरह ये क्या होता है, ये मैं सिखाऊंगा। फैक्चुअल चीजें आप पढ़ के आना। ये सारा कंटेंट यहीं से डाउनलोड हो जाएगा। ठीक है, हो गया? शिवानी का डाउट ये था कि सीजीएल के लिए सफिशिएंट होंगे क्या ये सारे बैचेस। वाह शिवानी वाह, तुम क्या गजब सवाल पूछी हो, मजा आ गया। बिल्कुल होंगे बेटा, एसएससी कैटेगरी में ही पढ़ा रहे हैं हम तो, स्टेट पीसीएस के लिए सफिशिएंट बता रहे हैं। चलिए
Thank you so much. See you in the next class. Till then, take care. Bye bye.